नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी क्या है? ठीक है, तो इसे बोलते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या अधिकरण। एक तरीके से न्यायालय का काम करती है। ठीक है, या प्राधिकरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे ये है क्या, इसके उद्देश्य क्या हैं और ये न्यूज़ में क्यों है? ठीक है, इसके कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर है, ये सभी आज देखेंगे। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी कब इस्टेब्लिश हुई? तो एनजीटी एक्ट 2010 में ये इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, उसके लिए इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों का निपटारा करना, जैसे 6 मंथ के भीतर। ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे निपटारा इन द सेंस, जैसे जल विवाद हुआ, नदी विवाद हुआ, जैसे हरियाणा, वो सॉरी क्या बोलते हैं, केरला और ये जो कर्नाटका है, और केरला कर्नाटका और इवन की ये तुम्हारा तमिलनाडु है, इन तीनों के बीच में एक नदी पाई जाती है, शायद में कावेरी नदी है। तो इस नदियों का जैसे निपटारा करना है, जल विवाद का निपटारा करना है। ठीक है, और उसके अलावा आप कहीं ये मान सकते हैं, जैसे ये मान सकते हैं कि और भी जैसे पर्यावरणीय मुद्दे हैं, खनन संबंधी मुद्दे हैं, जैसे स्टील निर्माता कंपनी जैसे पॉस्को बोलते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि स्टील के लिए खुदाई कर रहे थे, तो वहाँ की जनजातीय लोगों ने मना किया। तो ये मुद्दा फिर एनजीटी गया, एनजीटी वालों ने मना कर दिया कि भाई आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका हाँ उनका अधिकार है, जो जनजातियों का अधिकार है, वो मतलब पत्थर उस पहाड़ की पूजा करते हैं, तो आप खनन नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जैसे पॉस्को का ये ख़त्म हो गया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यूके का था, उत्तराखंड, यूके इन द सेंस उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का था, तो वहाँ की जनजातियों ने इसे मना किया कि भाई हम नहीं कर सकते हैं, या वहाँ के लोगों ने इसे मना किया, तो इस वजह से यूके का ये प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ। ठीक है, तो वैसे ये जो एनजीटी है वो इंडिया की ही मतलब संस्था है, और संस्था इन द सेंस कि वो एक तरीके से संस्था की तरह काम करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि ये एनजीटी है, तो इसका मुख्यालय कहाँ कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है, मेन मुख्यालय दिल्ली में है, पर 4 और मुख्यालय हैं, जो कि भोपाल में, दूसरा पुणे में, तीसरा कोलकाता में, चौथा चेन्नई में। ठीक है, इसकी संरचना कैसी है? तो बेसिकली अगर देखा जाए, संरचना बाद में देखते हैं, अभी इसको ये देखते हैं। तो ये मतलब थर्ड देश स्थापित है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, ये थर्ड देश मतलब इसकी स्थापना ना 3 देशों ने की हुई है। तीसरे नंबर पे ये स्थापित देश है। फर्स्ट नंबर पे अगर डेवलपिंग कंट्री में देखा जाए, तो फर्स्ट नंबर पे ये मतलब डेवलपिंग कंट्री है जो, वो फर्स्ट नंबर पे है, यानी इंडिया विकासशील जो देश है, वो फर्स्ट नंबर पे ये एनजीटी स्थापित की है प्रथम बार। ठीक है, प्रथम किसी कंट्री ने की है। तो अब इसकी संरचना की बात की जाए, तो इसकी संरचना संरचना के अध्यक्ष है ना, वो न्यायिक सदस्यों द्वारा की जाती है, और विशेष सदस्य होते हैं। इसमें न्यायिक सदस्य होते हैं, विशेष सदस्य होते हैं। न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश, यानी जो भारत का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा केंद्र सरकार करती है। ठीक है, और जो विशेष सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट है जो, यानी जो केंद्र सरकार है, वो चयन समिति बना दी है, उसके द्वारा विशेष सदस्य इसमें नामांकित होते हैं। ठीक है, इसमें सदस्य कितने संख्या ले सकते हैं? मिनिमम कम से कम 10 ले सकते हैं, और मैक्सिमम 20 ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लेके आते हैं कि भाई ये एनजीटी न्यूज़ में क्या क्यों था? क्योंकि न्यूज़ में भी इसके बारे में ये सब चीज़ आ रहा था, इस वजह से ये न्यूज़ में था। नंबर 7 है, इसमें क्या है कि कौन कौन के तहत नागरिकों की भी सुनवाई हो सकती है एनजीटी में। तो पहला है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत इसको हम कर सकते हैं। इसमें क्या है, पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा आमतौर पर सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में होता है, स्टेट एंड स्टेट के बीच में होता है। ये इस तरह से सेंट्रल और स्टेट के बीच में इस तरह से आमतौर पर एनजीटी सुनवाई करती है, बट कुछ मुद्दों पे इस पे भी ये सुनवाई, नागरिक की भी सुनवाई हो सकती है। तो दूसरा है जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण उपकर, ये ऊपर वाला अधिनियम था, इस नीचे वाला उपकर है, और ये जो सन है ना, 74 की जगह 77 हो गई है, यानी 77 हो चुकी है। ठीक है, तो ये इसका ये उपकर अधिनियम है। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत हम नागरिक की सुनवाई हो सकती है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1918 के तहत वायु प्रदूषण संबंधी मतलब उसका अध्ययन हो सकता है, मतलब सुनवाई हो सकती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसकी सुनवाई कर सकते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत इसकी सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा एनजीटी हो गया। एनजीटी आमतौर पे जो क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। जैसे पीसीएस वगैरह में पूछ लिए जाते हैं या एसएससी बैंकिंग में पूछे जाते हैं, इसका मुख्यालय कौन है, इनके अन्य मुख्यालय कौन कौन से पाए जा सकते हैं, इसमें कितने मेंबर सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है, लेटेस्ट में ये किस स्टेज पे है, मतलब थर्ड देश है, डेवलपिंग में फर्स्ट देश है, या इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अगला लेते हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट यानी क्या है, तो यानी MSW क्या है, तो इसे कौन विकसित करता है, तो इसे CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसको विकसित करता है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है इसे विकसित करने का, और इसे किस अधिनियम के द्वारा इसे विकसित किया गया है, तो गवर्नमेंट ने 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के तहत इसको मतलब लेके आए हैं नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को, ठीक है। तो इसके लिए इसका उद्देश्य क्या है, तो इसे मतलब जो ठोस अपशिष्ट है इसको इसका मैनेजमेंट करना, ठीक है। इसको एक्चुअली अगर देखा जाए कि कचरा कितना पैदा होता है, कितना उत्पन्न होता है या उत्सर्जित होता है, तो प्रतिदिन 62 मिलियन उत्सर्जित होता है। और इसमें क्या होता है ना कि जो 75 से 80% जो नगर पालिका है जो वो नगर पालिका लेती है, बाकी कचरा इधर उधर मतलब फैला जाता या डाला जाता है या फैलाया जाता है। और उसमें क्या होता है कि नगर पालिका उसको कितना प्रसंस्कृत करती है, प्रोसेस करती है, तो उसमें से 20% यानी 22% या ऐसे 28% है ना उपचार या प्रसंस्कृत करती है, बाकी बचा हुआ 88% या 82% है इसको मतलब यूं ही भूमि भराव में उपयोग में लेके आती है। अगर इसके ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, सीमित उपयोग करेंगे, ठीक है। गैर औद्योगिक अपशिष्ट का प्रबंधन करेंगे, भूम भराव क्षेत्र का निपटान करेंगे। ये इस तरह से आपका ये पड़ जाएगा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, ठीक है। अब हम अगला लेते हैं डोमेस्टिक वर्कर, ठीक है। डोमेस्टिक वर्कर यानी DW के अधिकार क्या है, ये इस टाइम न्यूज़ पे क्यों है, बिकॉज क्योंकि का अगर देखा जाए ये इस समय न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस टाइम ना घरेलू जितने भी नौकर हैं जो कोविड-19 की वजह से इधर उधर मतलब इन द सेंस या तो उन्हें निकाल दिया गया है या निकल गए हैं, जो भी रीज़न रहा हो, तो इन सबको किस तरह से उनके अधिकार उनके लिए जागरूक किया जाए या उनका पंजीकरण किया जाए, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो इसके लिए क्या है कि इसमें जो घरेलू नौकर हैं तो उनका पंजीकरण राष्ट्रीय कानून है, उसके लिए एक घोषणा पत्र की गई है कि उनकी किस तरह से मांग करते हुए घोषणा पत्र जारी की गई है। उसके लिए क्या ये कौन करेगा जारी घोषणा पत्र, ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो ये करेगा, ठीक है। अभी अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कौन कौन लोग आते हैं, तो घरेलू नौकरों में एक तो निरक्षर महिलाएं होती हैं यानी जो और अल्प शिक्षित लोगों को लोगों का कार्य, इसमें महिलाएं भी होती हैं, कुछ पुरुष भी शामिल होते हैं, यानी अल्प शिक्षित महिलाएं होती हैं या अल्प शिक्षित पुरुष भी पाए जाते हैं, और ये निरक्षर महिलाएं भी पाई जाती हैं। तो ये इस तरह से वर्क करती हैं, जैसे खाना बनाना हुआ, कपड़े धुलना हुआ, खाना बनाना, बर्तन मांजना, मतलब एक तरीके से होम टेकर की तरह उपयोग करती हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है ना, गवर्नमेंट ने मतलब कुछ प्रयास भी किए हुए हैं, इसको जितना भी निरीक्षण किया जाता है वो किया जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा इसका निरीक्षण किया गया है, जिसमें नौकरों की संख्या ना 37.4% पाई गई है। इसमें क्या होता है ना कि अगर देखा जाए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हुए हैं, तो सरकार द्वारा किए गए प्रयास में असंगठित क्षेत्र श्रमिक सुरक्षा अधिकार 2008, अगला जो महिलाओं से रिलेटेड है, तो उसका क्या है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम 2013, ये इस तरह से गवर्नमेंट ने प्रयास किए हुए हैं, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो अब भी मतलब इसी टाइम कोविड के टाइम या उससे थोड़ा पहले किन किन लोगों ने किन किन राज्यों ने डोमेस्टिक वर्कर के अधिकार के लिए पंजीकरण स्टार्ट किया है, तो इसमें सबसे पहले केरल आता है आपका, जो कि खासतौर से खाड़ी देशों में जो लोग जाते हैं उनके लिए पंजीकरण किया है केरल ने। महाराष्ट्र हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया,
पंजीकरण के लिए किया है घरेलू नौकर, और इन लोगों ने अपने घरेलू नौकरों के लिए एक बोर्ड गठन किया हुआ है जिसको कल्याण बोर्ड गठन कहते हैं। ठीक है, कल्याण बोर्ड कहते हैं, या इसका कल्याण बोर्ड का गठन किया हुआ है। तो इसके अगर क्वेश्चन पूछने की बात करें तो अगर डोमेस्टिक वर्कर के अधिकार पे इस समय न्यूज़ में है तो ये तुम्हारा कौन कौन से राज्य कर चुके हैं। तो अगर अगर एसएससी है या यूपीएससी यूपीपीसीएस है या फिर अदर कोई एग्ज़ाम्स हैं, तो एसएससी रेलवे या जो भी, तो उसमें अगर पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि केरल है, महाराष्ट्र या तमिलनाडु में से कौन कौन से हैं, या किस तरह से कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने कल्याण बोर्ड गठन किया हुआ है। या अगर इसमें ऊपर देखा जाए ये जो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट है, तो इसमें कौन कौन किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए पूछा जा सकता है ये किसने, मतलब कौन कौन सी संस्था इसे लागू कराती है तो विकसित की है, तो इसको CSIR है। इस तरह से क्वेश्चन के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी न्यूज़ में आर्टिकल था द हिंदू में, ये भारतीय ग्रामीण ने 76% है ना पौष्टिक आहार पाने में अभी भी असमर्थ हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसमें जो इसका निरीक्षण कौन करता है यानी कौन निकालता है, तो भारत इसे बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण यानी नेशनल सैंपल सर्वे। ये निकालता है कि किस तरह से भारत में ग्रामीण लोगों का पौष्टिक आहार है या शहरी लोगों का पौष्टिक आहार है किस टाइप का। तो इसमें जो पाया गया है सबसे पुअर रहा है जो पौष्टिक आहार है वो 76% है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये ना खाद, ये कौन मतलब ये अगर देखा जाए इसका उद्देश्य क्या है निकालने का, तो मतलब किस तरह से ग्रामीण की स्वास्थ्य संरचना है या नवीन खाद मूल और मजदूरी संबंधी आंकड़ों का भी मतलब इसमें सर्वेक्षण किया जाता है। तो उसके आधार पे ये सब चीज़ें पौष्टिक आहार का भी निकलता है, क्योंकि जब तक मजदूरी संबंधी आंकड़े आएंगे तो उसके आधार पे तो वो व्यय करेंगे पैसे का। तो इस तरह से इसको लिया जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण। तो इसमें क्या होता है ना कि जो NSS है तो वो निकालती है आहार को पहले दर्शाती है, और दूसरा करती है मतलब जो खाद्य पदार्थ हैं उनका लागत का पर्यवेक्षण भी करती है। ठीक है, और दूसरा करती है जैसे कौन कौन से अनाज आहार संबंधी दिशा निर्देश हैं, जैसे अनाज है, प्रोटीन है, तो जिस तरह से चाहिए होते हैं, फल है, सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, तेल, वसा है। ठीक है, वसा वसा की व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत खाद्य पदार्थ मतलब लाई इसमें आते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए कि जो खाद्य सर्वेक्षण है तो वो इस टाइम ना क्या क्या मतलब इसमें सर्वेक्षण किया है, तो अगर देखा जाए मेल और फीमेल का मतलब अनुचित आहार है तो वो है 45.5% फीमेल का है, और 51.3% आहार लागत है, जो आहार लागत यानी रुपए के हिसाब से, तो वो पड़ेगी ये फीमेल की है, और ये पड़ेगी तुम्हारी मेल की 51.3। ठीक है, उसमें अगर देखो क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, क्योंकि फीमेल मतलब महिलाओं का आहार लागत कितना पड़ता है, तो ये 45.1%। ठीक है, और अगर पुरुषों का ये जो आहार लागत अनुपात है रुपए में तो 51.3 रुपये के आप ये पूछे जा सकते हैं, खासतौर से पीसीएस एग्जाम्स में या SSC एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। और दूसरा ले सकते हैं जो निर्धनता है, तो वो ग्रामीण में अगर देखी जाए खासतौर से ग्रामीण को इस समय लिया गया है, और पोषण सुरक्षा है, तो इस टाइम क्या होता है ना कि जो ग्रामीण की निर्धनता है वो बहुत कम है, और बल्कि पोषण सुरक्षा है ना इसकी इस टाइम बहुत अच्छी पाई गई है। ठीक है, इस परसेंटेज अनुपात के रेशियो में। ठीक है, और अगर मानसून में देखा जाए तो मानसून में पोषण सुरक्षा पाई जाती है, सुरक्षा अधिक पाई जाती है, क्योंकि बिकॉज उस टाइम ना बहुत ज़्यादा मानसून पाया जाता है तो वर्कर की ज़रूरत भी ज़्यादा पाई जाती है। जैसे धान वगैरह लगना होता है तो भाई पैसे मिलेंगे तो डेफिनेटली पोषण अच्छा ही होगा। और उसके अलावा 2001 से 11 के बीच में जो है ना पोषण सुरक्षा है वो 3.5 गुना बढ़ी है। ठीक है, अभी इस समय इसको अगर देखा जाए तो अनाज की बजाय दूध और सब्जियों पौष्टिक आहार महत्वपूर्ण व्यय पे घटक हो रहे हैं कुछ कुछ, तो इसमें कुछ कुछ सुधार पाए गए हुए हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए तंत्र यानी सिस्टम, किस तरह सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो ये अभी न्यूज़ में क्या क्यों था, क्योंकि ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने ही राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ कदाचार का वो किया हुआ है।
अरे कलम काट दिए, तुम आगे बढ़ो। कदाचार का आरोप था। नहीं, इस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए तंत्र या सिस्टम किस तरह से काम करता है, तो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसे क्यों न्यूज़ में लाया गया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अभी न्यूज़ में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश के खिलाफ है ना कदाचार का आरोप लगाया हुआ है कि वो कदाचार या असमर्थता है, अक्षमता या असमर्थता है, तो इसका आरोप लगाया हुआ है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसलिए इस पे किए गए। तो ये मतलब न्यायाधीश के विरुद्ध किस किस तरह से ये सिस्टम काम करता है या इस सिस्टम को किस तरह से उपयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहले लेते हैं कि न्यायालय की आंतरिक प्रक्रिया यानी इन हाउस प्रोसीडर। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें कौन सी का ये बेसिकली तीन तरह से होती है। न्यायालय की आंतरिक प्रक्रिया, लैंगिक उत्पीड़न संबंधी दिशा निर्देश, मतलब किस बेसिक प्रॉब्लम ये है कि न्यायाधीश को किस तरह से हटाया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका क्या है कि न्यायालय की आंतरिक प्रक्रिया, दूसरा है लैंगिक उत्पीड़न संबंधी दिशा निर्देश, और तीसरा है कदाचार संबंधी या असमर्थता संबंधित। ठीक है, तो इसमें पहले लेते हैं न्यायालय की आंतरिक प्रक्रिया यानी इन हाउस ऑफ प्रोसीडर। इसमें शिकायत कौन कौन करता है, फर्स्टली ये समझते हैं। तो इसमें कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है, ये न्यायालय के अंदर ही ये प्रक्रिया होती है, आंतरिक प्रक्रिया होती है। इसमें कौन करता है, इसमें शिकायत कर सकते हैं आप किसी भी भारत के न्यायाधीश के साथ यानी सीजीआई के साथ या भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो यहाँ का सीजीआई होता है वो निर्धारित करता है कि जो आपने आरोप लगाया है लिखित तौर पर, ये आपका आधारहीन है या नहीं है। यदि ये जो आरोप आपने लगाए हैं वो अगर प्रतिक्रिया और सहायक सामग्री के आधार पर ही ये डिसीजन लेगा कि आरोप सही है या गलत है। अगर गलत है तो वही छोड़ दिया जाएगा, अगर सही है तो उस पर जांच बैठाई जाएगी। और जांच में उन्होंने क्या करते हैं, 3 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इसमें एक जांच कमेटी बैठाएगा जो सीजीआई, तो उसमें 3 न्यायाधीश होंगे। उसमें एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा, 2 अन्य हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। ठीक है, इसमें इस तरह से ये लोग जो रिपोर्ट होगी उसको जांच करेंगे। ठीक है, और उसके आधार पे अगर वो गलत पाया गया या दोषी आमतौर पे पाएगा तो उसे सजा देंगे। ठीक है, मतलब सजा की अवधि जो भी देंगे या उसका त्याग पत्र भी लेंगे उसके साथ साथ। ठीक है, जो भी उसे उसके अकॉर्डिंग देखा गया। अब लेते हैं सेकेंड नंबर पे लैंगिक उत्पीड़न संबंधी दिशा निर्देश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें कोई भी नहीं कर सकता, बट कोई भी महिला द्वारा ये शिकायत की जा सकती है। इसमें क्या होता है कि लैंगिक संवेदन, और कहाँ पर करेगी ये महिला, तो लैंगिक संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति यानी जेंडर सेंसिटिव एंड इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ठीक है, यानी GSICC। ठीक है, इस पे करेगा, GSICC पे शिकायत करेगी। उसके आधार पर जो लिखित शिकायत दर्ज होगी उसके आधार पर ये जो GSICC है वो क्या करेगी कि 3 सदस्यीय आंतरिक समिति का गठन करेगी, यानी 3 सदस्य वाली एक अपने ही अंदर एक उप समिति बनाएगी। वो समिति क्या करेगी कि वो सीजीआई की उस समिति में कौन कौन गठित हो, मतलब कौन कौन सदस्य होंगे, या तो सीजीआई के सदस्य होंगे या सीजीआई के नामित व्यक्ति शामिल होंगे, जो जिसने भी सीजीआई ने जिन व्यक्तियों को नामित किया है। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें एक तो महिला होनी चाहिए, कोई भी हो सकता है बट एक महिला होनी चाहिए, आवश्यक है। और एक उस क्षेत्र का विशेषज्ञ भी होना चाहिए, ये दोनों को भी शामिल करना आवश्यक है। बाकी कितने भी मेंबर हो सकते हैं या कुछ भी लोग हो सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। इस तरह से ये आपका हो गया लैंगिक उत्पीड़न संबंधी दिशा निर्देश से, यानी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब नंबर 3 पर लेते हैं हम सिद्ध कदाचार व असमर्थता, यानी कदाचार यानी जो भी कदाचार है वो सिद्ध हो गया है, ये असमर्थता सिद्ध होने के लिए न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने नहीं, संविधान में ना जो आर्टिकल दिया हुआ है 124 और क्लॉज 4, इसके तहत हम किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध कदाचार ला सकते हैं।
ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसमें क्या होता है ना कि हमें किसी भी संसद के पीठासीन अधिकारी, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी के भी पीठासीन अधिकारी के पास हम अपना मतलब वो पेश करते हैं पीठासीन अधिकारी। इसमें क्या होता है ना कि हम तब भी किसी भी मतलब हाई कोर्ट के वकील को कदाचार लगाएंगे तो उसके लिए लोकसभा के जो ना 100 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। 100 सदस्य होने, और राज्यसभा में होना चाहिए तो 50% सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर इसको देखा जाए तो इसमें अगर देखा जाए 50 सदस्य, राज्यसभा के 50 सदस्य होने चाहिए। तो इनके द्वारा जब ये पास होता है, जब ये लोग 100 लोग मतलब साइन इनके होने चाहिए, लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं 100 लोग सदस्य हों, या राज्यसभा के 50 सदस्य होने चाहिए, तो इनके साइन साइन सदस्य होने चाहिए। इन द सेंस किसी कहने पे नहीं बल्कि साइन होना चाहिए। तो इनके आधार पर ये जब पीठासीन अधिकारी के पास जाता है तब पीठासीन अधिकारी ना इन सदस्यों के लिए ये सदस्यों द्वारा शिकायत हाँ, तो एक समिति गठित करता है जिसे 3 सदस्यीय समिति कहते हैं। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इस समिति में कौन कौन से लोग होंगे, तो पहला होगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, या एक अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी मेन न्यायाधीश होना चाहिए हाई कोर्ट का, या पारंगत विधिवेता हो सकता है। इसके इसी तरह से 3 होने चाहिए, ठीक है, कोई भी हो, ये भी ला सकते हैं और ये भी ला सकते हैं। तो इस तरह 3 सदस्यीय समिति बनाते हैं। उसके आधार पर ना उसके जो भी लिखित कार्रवाई होती है उस पर जांच करते हैं कि हाँ भाई ये गलत पाया गया है, कदाचार है, असमर्थ है, तो उसके आधार पर हम इसे करते हैं कि भाई ठीक है, इस पे ये दोष लगे हुए हैं बट ये दोष सारे सही पाए गए हैं, तो इसको आगे ये सजा देते हैं या इसका वो रिजाइन लेटर ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। अभी न्यूज़ में है थाईलैंड में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। तो इस टाइम ना थाईलैंड देश में यानी आपातकाल घोषित किया हुआ है पीएम के द्वारा, ठीक है। तो इस छात्रों का विरोध प्रदर्शन है ना, क्यों है, छात्रों की मांग क्या है, तो छात्रों की मांग है ना लोकतांत्रिक मतलब प्रणाली को अपनाया जाए। तो उसमें क्योंकि संसद का विघटन किया जाए, संविधान संशोधन किया जाए और राजाओं की शक्ति पर अंकुश लगाया जाए, यानी राजाओं की जो शक्ति है बिल्कुल माइन्यूट की जाए, ठीक है। तो ये इस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2014 में सेना द्वारा ये इसको ना सत्ता परिवर्तन कर लिया गया है। सेना द्वारा जो सत्ता परिवर्तन किया हुआ उसके ही ये जो प्रधानमंत्री हैं जो श्री पृथ्वी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो थाईलैंड के जो पीएम है कौन है, श्री पृथ्वी, ठीक है। थाईलैंड का रुपया क्या है, तो थाई वाट, ये वाट, ठीक है, ये लेंगे। अब अगला लेते हैं, डिजिटल न्यूज़ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा का निर्धारण किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया ये बात, कि इसलिए क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए भारत के घरेलू मामलों में विदेशी प्रभाव की हस्तक्षेप नीति को नियंत्रित करना, इन द सेंस कि ये विदेशी प्रभाव और हस्तक्षेप है, यानी बाहर का किसी का हस्तक्षेप ना हो पाए, इसको नियंत्रित करना है, ठीक है। एक तरीके से कंट्रोल करना है गवर्नमेंट के द्वारा एफडीआई पर, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक लागू किया है, डिजिटल न्यूज़ में 26% एफडीआई की अनुमति ही मिलेगी, ठीक है। खासतौर से इसमें जो डिजिटल न्यूज़ में कौन से होंगे, न्यूज़ समूह होंगे, वेब होंगे, ऐप होंगे, न्यूज़ प्रसारित प्लेटफॉर्म होंगे, जो भी जैसे ये जियो नेट है या जियो ऐप है या इस टाइप के जो ऐप वगैरह होते हैं या प्लेटफॉर्म होते हैं, जो भी न्यूज एजेंसियाँ हुई ये तुम्हारी, जैसे ये आज तक है, एनडीटीवी है, ये इस तरह से इन सब पे ये सारी चीज़ें लागू होंगी, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि बेसिकली गवर्नमेंट ने इस वजह से लागू किया है, ये जो कि प्रिंट मीडिया इकाई में जो एफडीआई आती है, और एफडीआई आती है किसी मतलब बाहरी सीमा की बाहरी जो एफडीआई आती है वो क्या करती है, डिजिटल मीडिया इकाइयों के माध्यम में दोनों के बीच में ना गवर्नमेंट द्वारा नियंत्रित करना यानी समानता लाना है, ठीक है।
इस तरह से लिए हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्वेश्चन आमतौर पे ये कभी कभी पूछे जाते हैं, खासतौर से पीसीएस या एसएससी में भी पूछे जा सकते हैं कि या बैंकिंग का तो और भी ज़्यादा चांसेस है इसमें बनने का, कि डिजिटल न्यूज़ में जो एफडीआई की कितने परसेंट अनुमति हुई, तो 26%। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, बुल ढाबा पैटर्न। ठीक है, बुल ढाबा पैटर्न और तमस्वादा पैटर्न। ठीक है, तो ये है क्या, बेसिकली ये महाराष्ट्र की ही पैटर्न है, महाराष्ट्र द्वारा मतलब एक प्रणाली है, जल संरक्षण प्रणाली है। ठीक है, तो इसको क्या होता है ना कि इसे नीति आयोग इस पर विचार कर रही है। क्यों? बिकॉज क्योंकि राष्ट्रीय नीति तैयार करना है, नीति आयोग को राष्ट्रीय नीति तैयार करना है जल जल के लिए। तो इस पे इसलिए ये जो नीति आयोग विचार करे, इसलिए ये न्यूज़ में है दोनों। ये है क्या, बुलढाड़ा पैटर्न है क्या, तो ये बेसिकली राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और जल संरक्षण, यानी ये जो दोनों चीज़ें हैं को समन्वित और लक्षित किया गया है। जो जल निकायों और निकास, मतलब जल निकायों यानी जो जल की निकालते हैं, या निकास नालियों या नदियों में जो गाद जम जाती है जो नीचे, जिसकी वजह से पानी ना ऊपर फैलाव रहता है इस तरह से, तो पानी फैलता रहता है, यानी नीचे नाली गहरान को कम कर देती है। तो इसके क्या है, इसकी जो मृदा या रेत जो भी होती है, मिट्टी या रेत जो भी होती है ना, उसका उपयोग करना है, उसको निकालना और उसका उपयोग करना है। इस तरह से इसको बोलेंगे बुल ढाड़ा पैटर्न। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र की जल निकासी प्रणाली को लेकर है। ठीक है, तो इसको महाराष्ट्र ने लागू किया हुआ था। उसके बाद जब सेकंड नंबर पे है जल संरक्षण से रिलेटेड, तो इसको है तमस्वादा पैटर्न। ठीक है, ये आमतौर पे कहाँ पाई जाती है, कहाँ मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लागू की थी, तो ये की थी वर्धा और नागपुर जिलों में इसका उपयोग किया हुआ था उन्होंने। ठीक है, तो इसमें क्या उन्होंने किया कि प्राकृतिक जितने भी जल निकाय हैं इनकी जल संग्रहण क्षमता को बढ़ाना है, जैसे जल संचयन, संरक्षण, पुनर्जल, भू जल पुनर्भरण, यानी जो भूमि का जल है कैसे दोबारा से भरा जा सके, जिसको हम निकालते हैं। ठीक है, खासतौर से पीने का पानी यूज़ करते हैं या सिंचाई के लिए यूज़ की जाती है, तो इसको बढ़ाना था गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए ये दोनों पैटर्न को गवर्नमेंट लागू किया। ठीक है, ये आमतौर पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ की है, क्वेश्चन बन सकता है, महाराष्ट्र की है। कौन अभी राष्ट्रीय नीति कौन तैयार कर रहा है, तो नीति आयोग इन पर तैयार कर रहा है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला लेते हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार के लिए कोर्स एक तैयार करना, यानी फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी FIST। ठीक है, तो इसको क्या कौन लागू करता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसे लागू किया जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है ना कि जैसे उच्च शिक्षण संस्थान है, ठीक है, तो जो न्यू है या जो ओल्ड भी हैं, इट मीन्स इसमें न्यू ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो उनको क्या है ना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये सक्षम यानी फैसिलिटी देना, इंफ्रास्ट्रक्चर और मतलब गुड फैसिलिटी या मतलब गुड एक्सीलेंट या गुड फैसिलिटी देना, उपलब्ध कराना, ताकि ना इनोवेशन बढ़ सके। ठीक है, तो इसमें क्या इन्हें मतलब इनोवेशन बढ़ सके। ठीक है, इससे R&D विभाग मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो बेसिकली इसका ना फंड है, ये एक तरीके से फंड है, और ये फंड करता क्या है कि ये एक तरीके से यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है, ताकि आगे चल के जो रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके, बस इसका यही उपयोग। आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है FIST क्या है, तो कौन लागू करता है, तो ये तुम्हारा ये लागू किया जाता है DST, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग करता है। और ये किस लिए किया जाता है, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही होता है बेसिकली। अगला लेते हैं, बेपी कोलम्बो। तो ये है क्या, बेपी कोलम्बो एक तरीके से अंतरिक्ष यान है। ठीक है, जो क्या है, कौन भेजता है, किसने भेजा है, 2080 में से लॉन्च किया गया हुआ था, और यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एजेंसी द्वारा इसे मतलब लॉन्च किया गया है। ये यूरोपीय मिशन है
फर्स्ट यूरोपीय मिशन है बुद्ध के लिए, ये आमतौर पे बुद्ध के लिए मिशन है, लॉन्च किया गया है जो बुद्ध के लिए है। तो उसमें ये फर्स्ट यूरोपीय मिशन है, और ये क्या है कि ये बुध ग्रह, ये उसके अध्ययन क्या इसका उद्देश्य क्या है, या ये क्या क्या अध्ययन करेगा। तो ये बुध ग्रह ये उसके गतिशील वातावरण, यानी जो उसका एटमॉस्फेयर है उसको, उस पर रिसर्च करेगा ये। तो ये अंतरिक्षयान ये है, और ये अभी हाल ही में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसने ना शुक्र ग्रह को, यानी जो भी ग्रह होते हैं, जैसे ये तुम्हारा अपना बुध, ये पृथ्वी है, इसके बाद शुक्र है, इसके बाद बुध है, इसके बाद सूर्य है, ठीक है। तो अभी इसने हाफ मतलब शुक्र ग्रह को पार किया है। तो वहाँ से इसने शुक्र ग्रह की पिक्चर्स ली है। अब उसके बाद ये ना, ये जाके बुध ग्रह की मतलब तस्वीरें लेगा, ठीक है, ये रिसर्च करेगा जो भी है। इसमें क्या होना है कि ये 2 अंतरिक्षयान प्रमोचित करने वाला पहला मिशन है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट और है क्योंकि इसमें एक तो दे रहा है ESA का, ये मरकरी प्लैनेट ऑर्बिटल है, ठीक है, पहला ये करेगा काम, ठीक है। ठीक है, मरकरी को प्लानिटरी ऑर्बिटल है, ये प्लानिटरी ऑर्बिटल पे ये मतलब पूरा देख करेगा, ठीक है। उसके बाद जेक्सा है, जेक्सा का मरकरी मैग्नोस्फीयर फेटिक फेरिक ऑर्बिटल है, जिसे MMO कहते हैं, ठीक है, ये MIO भी कहेंगे। तो ये इन दोनों पे भी, इन दोनों का अध्ययन करेगा, प्रमोचित करेगा, ठीक है। इस तरह से ये तुम्हारा बेपिको लंबो हो गया, ठीक है। इसके क्वेश्चन बनने हैं कौन कौन सी एजेंसी करती हैं, तो आमतौर पे ये क्वेश्चन बन सकता है, यूरोप एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। ये तुम्हारी हो गई। और ये फर्स्ट यूरोपियन मिशन है, ये क्वेश्चन बन सकता है किस पे है, तो ये बुध ग्रह पे किया गया है अभी हाल ही में, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्चुअली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आई थिंक, और इस पे ये इस तरह से क्वेश्चन है, इन दोनों के ऊपर भी बन सकते हैं, ठीक है। अगला ले सकते हैं सेलिनेक्स 20। ये क्या है, बेसिकली ये भारत और श्रीलंका का वार्षिक स्तर का समुद्री अभ्यास, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अगर देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के बहुत सारे अभ्यास हैं, उनमें सबसे मोस्ट ये है मित्र शक्ति, ठीक। आमतौर पे पीसेस वगैरह में या SSC वगैरह में पूछे गए, खासतौर पे पीसेस में ये तो बहुत, इवन कि UPSC में पूछे गए जाते हैं ये मित्र शक्ति, ठीक है। उसके बाद अन्य सैन्य अभ्यास है भारत श्रीलंका SF अभ्यास, ठीक है। अगला है संवेदना अभ्यास। तो ये आपके अभ्यास हो गए, ठीक है, आमतौर पर पूछे जा सकते हैं। सनवैक्स पूछा जा सकता है,